बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान से पिटाई के बाद एतराफ़ात का सिलसिला भारत की तरफ से, उनके अपने लोगों की तरफ से जारी है। कभी उनके पॉलिटिशियंस, कभी उनके चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनके आर्मी चीफ और उनके जर्नल्स इस एतराफ़ को ख़ुद मुज़ाहरा कर रहे हैं, ख़ुद ये मान रहे हैं कि उनके तैयारे गिरे थे। अब एक नया एतराफ़ सामने आया है और वो एतराफ़ हुआ है उनकी डिफेंस अताशी की तरफ से। क्या उनका कहना था, क्या तफसीलात सामने आए इस खबर से, वो आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में। और फिर आपको बताएंगे कि भारत की इस हठधर्मी के बायस और ये जो यके बाद दीगरे दोनों जो नजरियाती कजन्स हैं, चाहे वो इजराइल हो या भारत हो, इस खित्ते के अंदर एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। एक नए इत्तेहाद की जरूरत पेश आई है और उस इत्तेहाद के अंदर मुमकिन तौर पर कौन कौन शामिल होने जा रहा है ये आपको बताएंगे। क्योंकि अभी हालिया जो एक मुलाकात हुई थी जिसमें पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के नुमाइंदे मौजूद थे, उसमें बहुत कुछ तय किया गया है कि मुस्तकबिल में क्या कुछ होना चाहिए और जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है जिसपे ये तीन ममालिक तो मुत्तफिक हैं और किस किस को शामिल किया जा सकता है, ये भी आपको कुछ देर में बताएंगे। और इसके बाद आपको बताएंगे कि ईरान और इजराइल की जो जंग थी उसके बाद अब भी खतरात मंडला रहे हैं। एक तो राब्ता हुआ है ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से राब्ता किया गया। मकसद क्या था इस राब्ते का, ये आपको बताएंगे। और कुछ सेटेलाइट के नए इमेजेस आए हैं, कुछ नई तस्वीर आई हैं जिसकी वजह से अमेरिका में काफ़ी तशवीश पाई जाती है और अच्छी खासी परेशानी इजराइल के अंदर लाहक है। वो सेटेलाइट इमेजेस किस चीज़ के हैं, ऐसा क्या उसमें दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से इजराइल एक बार फिर से बौखला चुका है, खलबली वहां पर मची हुई है। वो तस्वीर और वो वजूहात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि वो 408 किलो अफजूदा शुदा यूरेनियम जिसकी तलाश में आया था इजराइल यहाँ पे और अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका, ना तो वो रिजीम चेंज कर सका, ना ही वो एटमी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सका। तो मुमकिन तौर पर वो 408 किलो अफजूदा शुदा यूरेनियम वो कहाँ पर है, इस पर भी आप कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और कुछ इंटरसेप्ट की हैं ऐसी कॉल्स अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी तहकीकाती इदारे की तरफ से, जिसमें ईरानी ऑफिशियल्स गुफ्तगू कर रहे थे और सारी गुफ्तगू को और उसके अंदर जो बात हुई है उसको शाया किया है वॉशिंगटन पोस्ट ने, अमेरिकी अखबार ने। क्या दावा कर रहा है वॉशिंगटन पोस्ट, वो भी आपको बताएंगे। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि ईरान इजराइल के अहम ओहदेदारों के अंजाम के बहुत करीब पहुंच चुका है। उनके वज़ीर दिफा मौत के मुंह से किस तरह से निकले हैं और अगली बारी मुमकिन तौर पे किसकी हो सकती है, ये भी आपको बताएंगे। तो बहुत दिलचस्प और अहम मालूमाती ये वीडियो होगी, कोशिश कीजिएगा इसको एंड तक देखिए। सबसे पहले जिक्र करते हैं नाज़रीन उन नाकामियों के सिलसिले का जो कि भारत का मुकद्दर ठहरी हैं और एक एक करके उनके अपने लोगों की तरफ से एतराफ़ात का सिलसिला जारी है। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी हैं कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने तस्लीम किया है कि 7 मई को पाकिस्तान के साथ झड़प में भारतीय फिजाया के तैयारे तबाह हुए थे। सुब्रमण्यम स्वामी हों, उनके जर्नल्स हों, उनके पॉलिटिशियंस हों, उनकी तरफ से, उनके एयर चीफ की तरफ से, सभी की तरफ से एक एक करके अब एतराफ़ आ रहे हैं। तो जो गोदी मीडिया का राग था, वो जो मोदी सरकार का झूठ था, प्रोपेगेंडा था, अब वो एक्सपोज हो रहा है उनके अपने लोगों की तरफ से एतराफ़ात के सिलसिले में। राफेल की तादाद कितनी थी, मिग कितने थे, उसमें एसयू कितने थे, ये सारी तफसीलात तो अभी वो बताने से गुरेज़ हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि तहकीकात जारी हैं, वक्त आने पे आपको बताएंगे। तो वक्त तो मेरे ख्याल में कभी भी नहीं आएगा, इंडिया के लोग ये अच्छी तरह जान लें, लेकिन तफसीलात आना शुरू हो चुकी हैं एक एक करके। खबर ये है कि भारतीय वेबसाइट दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में सेमिनार से खिताब करते हुए भारत की दिफाई ताशी कैप्टन शिव कुमार ने इंकशाफ किया है कि भारतीय जंगी तैयारे इसलिए मारे गए क्योंकि हमारी सियासी क़यादत ने भारतीय फिजाइया को पाकिस्तान के फौजी अहदाफ को निशाना न बनाने की हिदायत की थी। अब अंदाजा लगाइए कि सुबकी को, शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो किस तरह के बहाने बना रहे हैं। अरे भाई, आपने हम पे जंग मुसल्लत की है, आपने हमारी मसाजिद को, हमारे सिविलियंस को मिसाइल्स के जरिए निशाना बनाया है और आप बदले में क्या तवक्को कर रहे थे कि हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। और आप अपने 100 से ज़ायद फाइटर जेट्स को, जिसमें राफेल हैं, जदीद तरीन महंगे तरीन तैयारे, आपके मिराज, आपके इसमें दीगर जो मिग तैयारे थे, वो सारे आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोल के खड़े थे और आप ये दावा कर रहे हैं कि आपको इजाज़त नहीं थी। तो फिर क्या आप वहाँ पे दिवाली के पटाखे फोड़ने के लिए अपने फाइटर जेट्स को लेकर आए थे? मकसद क्या था उन फाइटर जेट्स को अपनी फ़ज़ाओं में उड़ाने का? और पाकिस्तान को क्या आप डराना चाहते थे या धमकाना चाहते थे जब आपने हिट नहीं करना था? लेकिन जब फ़ौजें या फाइटर जेट्स आमने सामने होते हैं तो फिर
उसमें ये हीले बहाने नहीं चलते कि जी हमें इजाज़त नहीं दी गई थी। हमें भी इस चीज़ का एहसास है कि आप लोग इस काबिल नहीं थे और आपकी अपनी फोर्सेस, आपके अपने जर्नल, अपनी मोदी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी को ये वार्निंग्स दी गई अपने जर्नल्स की तरफ से कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि भारत जंग मोल ले सके या भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ ये महाज खोल ले, लेकिन उस पर कान नहीं धरे गए और उसका नतीजा ये निकला कि आपको पूरी दुनिया में सुक्की का सामना करना पड़ा। और अब आप अपनी सियासी हिकमत अमली या ये कि आपको डायरेक्शंस नहीं थी कि आपने पाकिस्तान के मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाना है, इस ढकोसले से, इस झूठ से कोई भी मरूब होने वाला नहीं है। अच्छा जी, उनका मजीद क्या कहना था कि अगरचा मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हमने इतने ज़्यादा त्यारे खोए जितने कि एक इंडोनेशी मुकर्रर ने दावा किया है, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि हमने कुछ त्यारे ज़रूर खोए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया के अपने डिफेंस ताशी की तरफ से बयान सामने आया है। तो एतराफ़ात मुसलसल जा रही हैं। अब हो क्या रहा है कि एससीओ समिट होता है, उसके अंदर राजनाथ सिंह पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं कि झूठ को कोई खरीद सके, लेकिन कोई रुकन ममालिक 9 के 9 ममालिक की तरफ से रद्द किया जाता है। वो कहते हैं कि पहलगाम वाक़े को हम एलामिया का हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन रशिया जो कि इंडिया का बड़ा इत्तेहादी है, इंडिया अपने ट्रेड उनके साथ करते हैं, अपने हथियार उनसे खरीदते हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हो या उनके तैयारे हो, फाइटर जेट्स हो, वो रशिया से खरीदता है। एक बड़ा उनके साथ शराकतदार के तौर पे अपने आप को समझता है कि रशिया हमारा दोस्त है। लेकिन रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी तरफ से उस एलामिया पर दस्तखत किए गए जिसमें सानिया जाफर एक्सप्रेस का उस दहशतगर्दी का जिक्र है जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर करवाई है BLA के जरिए, लेकिन पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, तो उसके ऊपर सिग्नेचर हुए। अच्छा, प्रवीण स्वाने क्या कह रहे हैं ट्वीट के अंदर, वो भी सुनिए। दिस इज श्योर सिग्नल ऑफ वर्ल्ड रीजनल जियोपॉलिटिक्स इज मूविंग, पाकिस्तान प्रोफाइल इज ऑन द राइज। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबी है वो इस वक्त आसमान को छू रही है और रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर जो चेंजिंग है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान उसमें लीड करता दिखाई दे रहा है, जबकि भारत को हर तरफ से तन्हाई का सामना है। भारत के मौक़िफ़ को कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम नहीं कह रहे, ये उनके अपने तज्ज़ियाकारों की तरफ से उनकी राय का इजहार किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सुबकी हो रही है। लेकिन मोदी सरकार है कि वो डिटाई की वजह से उनको जवाब देने पर ना तो आमादा है, ना ही इस काबिल है कि जवाब दे सकें। अच्छा जी, होने क्या जा रहा है इस जारियत के बाद जो कि इजराइल ने ईरान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर भारत ने मुसल्लत की है। अब खित्ते के अंदर यकीनी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल है और इसको लेके नया ब्लॉक बनने जा रहा है, क्योंकि सार्क गैर मुसर हो चुका है। आखिरी जो इसकी सरबराही थी लगभग 10 साल से पहले 2016 में गालिबन हुई थी और पाकिस्तान उसका होस्ट था, उसमें भारत ने आने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश क्योंकि उनके ज़ेर असर था, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी, तो वो भी उस समिट का हिस्सा नहीं बने। एक लंबे अरसे से सार्क वो किरदार अदा नहीं कर पा रहा जिस मकसद के लिए उसका क़याम यकीनी बनाया गया था। तो अब सार्क तो गैर फाल हो चुका है, एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना इस नए इत्तेहाद पर मुत्तफिक हैं। जो अभी हाल ही में 19 जून को एक मीटिंग हुई थी ट्राइलेटरल, उसके अंदर इन तीनों ममालिक ने इस चीज़ पर इत्तेफाक किया है, जिसकी खबर यह सामने निकल कर आई है, वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान चीन नया ब्लॉक बनाने के ख्वाह हैं और सार्क की जगह लेने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये रिपोर्ट सामने आई है नाज़रीन। सिफाती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और बीजिंग के दरमियान बातचीत अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलाकाई इंज़माम और रवाबित के लिए एक नई तंजीम वक्त की ज़रूरत है। हाल ही में चीन के शहर कुनमिंग में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के दरमियान से अफरीकी इजलास में सिफारती अमल का हिस्सा इसे बनाया गया और 19 जून को होने वाले इजलास का हतमी मकसद सार्क के साबिक रुकन ममालिक की इस नए मुजवज़ा ग्रुप्स में शमूलियत का दावतनामा उन्हें भेजना था। इसके बरक्स अच्छा जी, भारत को भी इस नए फोरम में शामिल होने की हमने पेशकश की है, लेकिन भारत आपको पता है कि वो ज़िद्दी और अड़ियल बच्चा है, लेकिन इस खित्ते का ठेकेदार चौधरी बनने का उसे बहुत शौक है, जो कि बुरी तरह से नाकाम और एक्सपोज हो चुका है। इसके बरक्स श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक के इस ग्रुप का हिस्सा बनने की तवक्को की जा रही है। इस नई तंजीम का बुनियादी मकसद तिजारत राब्तों को फ़रोग़ देकर खित्ते में ज़्यादा से ज़्यादा ताउन हासिल करना है। यकीनी तौर पर इस खित्ते में रहने वाले आस पड़ोस के जो ममालिक हैं आपस में ताउन होगा, मिल बांट के खाएंगे, ट्रेड करेंगे और आपस में इत्तेफाक के साथ रहेंगे। बैरूनी कुव्वत को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो इस खित्ते पे अपना तसल्लुत कायम करे या इजारादारी कायम करे, तो तभी इस खित्ते की बेहतरी और इस खित्ते में रहने वाले अवाम की बेहतरी मुमकिन है। अगर आप चौधराहट का शौक पूरा करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ उसे धमकाएंगे या जंग मुसल्लत करेंगे, तो फिर वही अंजाम होगा जो इस वक्त भारत का हो रहा है। तो इसके लिए नाज़रीन एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान मुत्तफिक हैं। दीगर ममालिक में से अगर कोई एक रुकन ममालिक भी इसमें
शामिल हो जाता है या इसमें दीगर ममालिक आ जाते हैं तो एक अच्छा और नए इत्तेहाद का आगाज हो सकता है जिसके फायदेमंद नताइज सामने आ सकते हैं। अब आते हैं नाज़रीन ईरान के मामले पर। ईरान ने पहले ही पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, नारों से गूंज उठा था पाकिस्तान तशक्कुर के नारों से, और पाकिस्तान ने भरपूर सिफारती इकदाम किए हैं इस जंग के खात्मे के लिए, कशीदगी के खात्मे के लिए। अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने इससे ज़्यादा भी, यानी कि सिफारती सतह से ज़्यादा भी इमदाद की है ईरान की, और जो इस वक्त मुंह की खाना पड़ी है इसराइल को, उसके अंदर भी पाकिस्तान का किरदार है। लेकिन हम उस मौक़िफ़ को तस्लीम करेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का और अफवाज पाकिस्तान का है। उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान के जॉइंट चीफ की तरफ से, चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से फ़ोन पर रब्ता किया गया और एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा किया गया। खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मूसवी ने टेलीफोनिक रब्ता किया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ ने इजरायली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ की है, और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ईरानी आर्मी चीफ ने दौरान गुफ्तगू जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान की अवाम का भी शुक्रिया अदा किया है। तो पाकिस्तान दोस्तों का दोस्त है। पाकिस्तान उस दोस्ती या उस खैर के काम को भी नहीं भुलाता जो उसके हक में किसी ने किया हो, और पाकिस्तान दुश्मन को भी नहीं भूलता जो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के अंदर उसकी जड़ें खोखली करना चाहता है या दरअंदाजी करने के लिए मजमूम कोशिशों में मसरूफ अमल है। अच्छा नाज़रीन, अब अगली खबर बहुत ही अहम है। वो ये कि कुछ सैटेलाइट तस्वीर, कुछ मनाजिर इस वक्त सामने आए हैं जिसकी वजह से अमेरिका में तशवीश पाई जाती है और इसराइल के अंदर खलबली पाई जाती है। वो ये कि फुर्दो, वो एटमी प्लांट जिसको तबाह करने का दावा किया जा रहा था, जो कि बाज़ जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि 300 मीटर और बाज़ ज़राए कहते हैं कि 500 से 600 मीटर ज़ेरे ज़मीन उसे तामीर किया गया है, इसी मकसद के लिए कि अगर दुश्मन उस पर हमलावर होता है तो उनके जो एसेट्स हैं, उनकी सेंट्रीफ्यूजेस हैं, वो महफूज रह सकें। और ईरान अपने इस दावे पर बरकरार है कि उनके एटमी तनसीबात को तबाह नहीं कर सका अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर के जरिए भी। अपने GBU-57 जो 30,000 पाउंड वजनी बॉम्ब था, उसके जरिए भी वो इस इंस्टॉलेशन को और दीगर इंस्टॉलेशन को मुकम्मल तबाह करने में नाकाम रहा है। अब जो मूवमेंट वहां पे दिखाई दे रही है इन सैटेलाइट तस्वीर में, उसकी वजह से नजर ये आ रहा है कि दोबारा से काम शुरू कर दिया गया है और भरपूर तरीके से वहां पे काम का आगाज हो चुका है। बरतानवी रोजनामे टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में अमेरिकी हमले से कबल 16 ट्रकों को फुर्दो के बाहर कतार लगाए देखा गया था। अच्छा जी नाज़रीन, अब ये फुर्दो तो एक अहम इंस्टॉलेशन है, इसी तरह से नतंज और इस्फहान को टारगेट करने का भी दावा तो अमेरिका कर रहा है, लेकिन फुर्दो के करीब एक और अहम इंस्टॉलेशन मौजूद है जिसको अभी निशाना नहीं बनाया गया, जिससे मुतल्लिक अभी कहा गया कि कुछ रोज पहले, यानी कि जिस दिन अटैक हुआ है उससे कुछ दिन पहले 16 ट्रकों को वहां पे देखा गया और मुमकिन तौर पे ये ट्रक जो यूरेनियम है, अफजूदा हुई यूरेनियम है, उसको महफूज मकाम पे मुंतकिल करने के लिए यहाँ पे ट्रक लाए गए थे और ईरान ने पहले पेशगी इकदाम कर लिए थे। अच्छा जी, इस एक जोहरी प्रोग्राम के एक माहिर ने बरतानवी रोजनामे को बताया कि हुकूमत की जानिब से अफजूदा यूरेनियम को अमरीकी बमबारी से कबल एक खुफिया मकाम में मुंतकिल कर दिया गया है। तो वो 408 किलो जो अफजूदा शुदा यूरेनियम है उससे पहले ही महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। पिक एक्स के नाम से मारूफ पहाड़ नतंज के करीब सूबा अस्फहान में वाक़ है और फर्दो से सिर्फ 90 मील दूर जनूब में वाक़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया बरसों में खुफिया तौर पर एक नई वसी और गहरी ज़ेर ज़मीन तनसीब तामीर की गई है जिसकी 4 सुरंगें, दाखिली रास्ते और गहराई 100 मीटर से ज़्यादा है, जिसके बायस ये फर्दो से ज़्यादा महफूज मरकज़ तस्वुर किया जा रहा है। और गुज़श्ता 4 बरसों में खुफिया तौर पर इसे तौसी दी जा रही है। साबिक अफसर हैं इसराइली दिफाई इदारों से वाबस्ता सीमा शाइन, उनका कहना है कि ईरान ने सैकड़ों या हज़ारों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस खुफिया मकामात पर मुंतकिल किए हैं जो हथियारों के दर्जे की यूरेनियम की तैयारी में इस्तेमाल हो सकते हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि पिकेक्स तनसीब न सिर्फ यूरेनियम को अफजुदा करने बल्कि सेंट्रीफ्यूजेस तैयार करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है और यह सतह समंदर से 1608 मीटर बुलंद है, यानी फर्दो के पहाड़ से 50% ज़्यादा बुलंद है और इसके नीचे मौजूद चैम्बर्स इतने गहरे हैं कि अमरीकी बंकर बस्टर बम इसे तबाह करने में शायद नाकाम हो जाए। तो ये एक परेशानी की बात है। इसराइल के लिए कोई मकसद हासिल नहीं हुआ, ना रजीम चेंज हुआ, ना एटमी तनसीबात तबाह हो सकी और दोबारा से उनकी अपनी सेटेलाइट बता रही हैं कि काम दोबारा से शुरू भी हो चुका है। अच्छा जी, अब कुछ और जो खबरें आई हैं वो ये कि इंटरसेप्ट किया गया कुछ कॉल्स को अमरीकी तहकीकाती इदारों की तरफ से और अमरीका को आला ईरानी अहदेदारों के दरमियान होने वाली खुफिया गुफ्तगू की मालूमात हासिल हुई है जिसमें वो इस माह ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर अमरीकी फौजी हमलों पर बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमले उनकी तवक्कुआत से कम तबाहकुन थे, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा तबाही होगी लेकिन इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। ये बात उन अफराद में बताई है जो अमरीकी हुकूमत में गर्दिश करने वाली इस खुफिया इंटेलिजेंस से वाकिफ़ हैं। ट्रम्प इंतज़ामिया ने इस इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन की वजूद से इनकार किया है, लेकिन वाशिंगटन
पोस्ट की तरफ से ये दावा सामने आ रहा है और ये आप खबर भी देख सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से कहा गया इंटरसेप्टेड कॉल ऑफ ईरानियन ऑफिशियल्स डिप्लॉयज डाउन प्लेस डैमेज ऑफ यूएस अटैक। वो कह रहे हैं कि हमारी तवक्कुआ से बहुत कम है। अच्छा जी, अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान बहुत तेजी से काम कर रहा है अपने उन चीजों पे जिसमें उसको लगता है कि थोड़ी कमी रह गई। देख तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजीद मुस्तर बना रहे हैं, अपनी एयरफोर्स को मजीद मुस्तर बना रहे हैं, नए तैयारों की डील्स हो रही हैं चाइना से, जेट एनसी तैयारी खरीदने जा रहे हैं और भी बहुत से इकदाम हैं। एक तो वो एलिमेंट जिसकी वजह से ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा वो थे जासूसी का एलिमेंट जो कि इजराइल ने ईरान के अंदर किया। लेकिन ईरान भी खामोश नहीं बैठा रहा नाज़रीन, ईरान भी अपने जासूसों को इजराइल के अंदर पहुंचा चुका है और उनके वज़ीर दिफा मौत के मुंह से वापस आए हैं। खबर क्या है जान लीजिए। alleged spy फॉर ईरान placed powerful explosives near home of defense minister। अच्छा जी, ईरान इजरायली वज़ीर दिफा के कत्ल के इंतहाई करीब पहुंच गया था। इजराइल का जो वज़ीर दिफा है कार्ट्स इसके घर के करीब नस्ब ताकतवर धमाका खेज मवाद फटने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जो जासूस है उसे पकड़ा गया है। खबर जान लीजिए। इजरायली चैनल 12 ने इंकशाफ किया है कि 24 साल इजरायली नौजवान को अप्रैल में ईरान के लिए जासूसी और वज़ीर दिफा इजराइल कार्ट्स के घर के करीब धमाका खेज मवाद रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और इसके मुताबिक मुलजिम रोई मजराही ईरान के इस मुबैना मंसूबे पर काम कर रहा था जिसका मकसद वज़ीर दिफा इजराइल कार्ट्स को कत्ल करना था। और अब ये इस मंसूबे को तो उन्होंने बहरहाल किसी तरीके से ट्रेस आउट कर लिया है। उनका वज़ीर दिफा तो कत्ल होते होते बच गया, लेकिन अगली बार हो सकता है ये हमला खाली ना जाए और अगली बार ज़रूरी नहीं कि वज़ीर दिफा को निशाना बनाया जाए, बल्कि नेतन्याहू और दीगर अहम हुकूमती ओहदेदार भी उसका निशाना बन सकते हैं। तो ईरान की तरफ से अपनी कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया गया है। वो चौकन्ना है, वो इस चीज़ को जानते हैं कि जो दुश्मन पहले भी उन पर बैठे बिठाए मुज़ाकरात के दौरान जंग मुसल्लत कर सकता है, वो आने वाले वक्त में कोई और शरारत या मिस एडवेंचर भी कर सकता है। तो वो गलतियाँ, वो खामियाँ, वो कोताहियाँ जिस पे पहले काम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पहले ईरान को नुकसान हुआ था, उस पर तेजी से काम जारी है और इजराइल के अंदर तक ईरानी जासूस पहुंच चुके हैं जो तेजी से अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए मसरूफ अमल है। आने वाले दिनों की अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।